ओके विद्यार्थी मित्रों, 11वीं कक्षा हिंदी माध्यम अर्थशास्त्र में आज हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो कक्षा 11 कॉमर्स हिंदी माध्यम चैप्टर पहला अर्थशास्त्र में विषय प्रवेश, यह हमारे चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर की कुछ आगे की जानकारियां हैं जो मैंने बोर्ड पर लिख के रखी हुई है, पर हमारे चैप्टर की जो शुरुआत है वो शुरुआत में अर्थशास्त्र का जो उद्भव है या अर्थशास्त्र की जो जानकारियां है वो भारत देश के लोगों के पास कैसी थी, या अर्थशास्त्र का उपयोग कैसे करते थे, या विदेश के लोग या फॉरेन कंट्री के लोग जो अर्थशास्त्र है उसको वो लोग क्या समझते हैं, या उसका उद्भव कैसे हुआ, अर्थशास्त्र का मुख्य उपयोग क्या है, इस बारे में हम थोड़ा अभी पहले वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में हम ये आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। मानवीय बुद्धिशाली प्राणी है, इसीलिए वह अपने आसपास की परिस्थिति का विश्लेषण करके उसका वर्गीकरण कर सकता है। मानव जीवन सुखमय हो उसके लिए कई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इन व्यवस्थाओं को समझाने के लिए, उससे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए तथा व्यवस्था में उत्पन्न प्रश्न एवं समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्ति ने विविध शास्त्र की रचना की है। तो पहला पैराग्राफ में ये बोला गया है हमें कि परिस्थितियों का विश्लेषण और वर्गीकरण करना ये मानव जीवन का एक लक्षण है। मानवीय बुद्धिजीवी प्राणी है, तो ये सभी परिस्थितियों का विश्लेषण कर सकता है। क्या आप अभी जानते हो कि जैसे कोरोना चल रहा है तो सरकार ने हमें कुछ बातें जरूरी बताई है कि भाई मुंह पे मास्क रखना चाहिए, हाथ वगैरह सब धोते रहना चाहिए वगैरह। तो ये सब विश्लेषण उन्होंने पहचान किया कि ये रोग किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से मानव शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, उसका विश्लेषण करके उससे बचने के लिए कुछ उपाय हमें बताए गए। वैसे ही अर्थशास्त्र हमें कई सारी समस्याओं का स्वरूप समझाता है और समस्याओं का हल भी हमें बताता है। आदिकाल में मानव कई प्रश्नों और समस्याओं का हल लड़ाई या युद्ध से निकालता था। प्राचीन समय में युद्ध या लड़ाई करके ही सभी बातों के फैसले होते थे, पर आज ऐसा नहीं है। किंतु बौद्धिक विकास होने से यह समस्या का हल शास्त्र द्वारा बौद्धिक गणना लाने में लगाया। इस प्रकार अर्थशास्त्र मानवी की आर्थिक समस्याओं का हल तथा मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। तो मानवी की जो समस्या है वो समस्याओं क्यों है, उस समस्याओं का हमें पूरा निचोड़ निकालना है कि समस्या कैसे उपस्थित हुई और इस समस्या का हल क्या है। यह सभी हमें अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलेगा। अर्थशास्त्र के अर्थ मानी परिभाषाएं, बराबर। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का सामान्य अर्थ का शास्त्र है। विद्यार्थी मित्रों, अर्थ का शब्द संस्कृत में अर्थ के कई सारे अर्थ होते हैं, मतलब होता है, पर हम सिंपल सा एक अर्थ याद रखेंगे कि अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब होता है पैसे कमाना, कोई चीज प्राप्त करना। तो आपको जब भी कोई चीज प्राप्त करनी होती है उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, काम करने के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, बराबर। ओके, चलो तो उससे आगे हम चलते हैं कि भाई हमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ का शास्त्र, संस्कृत शब्द में अर्थ से इस शब्द की प्राप्ति हुई। संस्कृत में अर्थ शब्द का अनेक अर्थ है, जिसमें से एक उद्देश्य, कुछ प्राप्त करना, जो आधुनिक आर्थिक शब्द के साथ अधिक सुसंगत। संस्कृत का जो अर्थ है कि उद्देश्य या कुछ प्राप्त करना, और अभी हम आधुनिक समय में अर्थ को आर्थिक के साथ जोड़ दिया है। अर्थ को आर्थिक के साथ, आर्थिक मानी पैसे कमाने की प्रवृत्ति। इकोनॉमिक्स के अलावा हम नामे में पढ़े हैं, वाणिज्य में भी पढ़ेंगे और आंकड़ा शास्त्र में भी पढ़े हैं कि मानवी दो प्रकार की प्रवृत्तियां करता है, एक आर्थिक प्रवृत्ति और दूसरी गैर आर्थिक प्रवृत्ति, बराबर। तो यहाँ पे आगे अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द ओकोनोमस से अवतरित हुआ है। प्राचीन ग्रीस में लोग घरेलू सरसामान को की जो निजी मालिकी का हो
उसे वे ओकास कहते थे और घरेलू सरसामान के व्यवस्थापन को नोमस कहते थे। ग्रीक के लोग थे, वो घर की जो साधन सामग्री होती है ना, जो भी, उसको वो ओकास के नाम से जानते थे, जो अपनी मालिकी की हो। और ये सभी चीज़ वस्तुओं को व्यवस्थित प्रकार से घर में हम गोठाते हैं, मतलब सही चीज़ सही जगह पे रखते हैं, तो उसे नोमस ऐसा कहते हैं। आप कोई भी देख लो भाई, चप्पू है, चमची है, थाली है, वाटका है, मतलब ऐसी सब चीज़ें हमें किचन में ही मिलेगी, घर के रसोड़े में। बराबर। सोफा कहाँ मिलेगा? तो मेन हॉल में मिलेगा। बेडरूम में हमें क्या मिलेगा? तो बेड मिलेगा। तो यहाँ तक भी हम चप्पल भी घर के बाहर निकालते हैं, उसका एक स्टैंड होता है, सब लोग चप्पल स्टैंड में रखते हैं। बराबर। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि हर एक चीज़ की व्यवस्थित रूप से रखने पर वो चीज़ हमें जल्दी से मिलती है। बराबर। अर्थशास्त्र का भारतीय चिंतन। भारत के लोग अर्थशास्त्र को क्या मानते हैं या जानते हैं? भारत में सभ्यता और संस्कृति का इसलिए लगभग इतिहास लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसलिए भारतीय तत्व चिंतन में मानव जीवन के विविध पहलुओं का अध्ययन और मार्गदर्शन देखने को मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है जो मानव को ही करना है। मानव जीवन के ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें अर्थ के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र के साथ संबंध है। प्राचीन भारत में भी मानव के 4 कार्य बताए गए थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें हमें बताई गई थी। तो धर्म यानी भगवान की पूजा स्तुति करना, आराधना करना, समय समय पे यज्ञ आदि विधि करना। बराबर। अर्थ यानी व्यापारी लोग पैसे कमाने की जो प्रवृत्ति करते हैं उसे अर्थ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़े होकर उसको पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई कार्य या प्रवृत्ति करनी पड़ती है, जिसे अर्थ कहते हैं। फिर आते काम। काम का मतलब होता है कि जीवन में आगे बढ़ना, शादी करना, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को बड़ा करना, बच्चे को शिक्षा या ज्ञान प्रदान करना, और बच्चे को अपने जैसे बड़ा होने के बाद कोई भी प्रवृत्ति या प्रवृत्ति में से पैसे कैसे उपार्जित किए जाते हैं वो सिखाना, यानी सामाजिक जिम्मेदारी अदा करना। और लास्ट में आता है मोक्ष। तो मोक्ष में हम देख सकते हैं कि भाई पुराने ज़माने में 4 भाग थे: 0 से 25 वर्ष शिक्षा प्राप्ति, 25 से 50 वर्ष अर्थ प्राप्ति, 50 से 75 काम यानी बालक, ग्रह, जीवन, गृहस्थी, जिम्मेदारी को समझाना, निभाना वगैरह सब, और 75 से 100 साल का जो आयुष्य था उसमें लास्ट में किसी ऋषि के आश्रम में जाते या खुद जंगल में जाके झोपड़ी बना के भगवान की प्रार्थना आराधना करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बराबर। तो ऐसे 4 भाग बांटे गए थे। कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा से की जाने वाली प्रवृत्ति को अर्थपूर्ण प्रवृत्ति है। जीवन निर्वाह और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए अर्थ उपार्जन, आय प्राप्त करने का मानव का कर्तव्य माना गया है। बराबर। अब आप देख सकते हो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य की जानकारी, जिनका दूसरा नाम चाणक्य है, मानव की आर्थिक प्रवृत्ति का चिंतन प्रस्तुत किया था। इस संदर्भ में कौटिल्य के अनुसार मानव की प्रवृत्ति अर्थ है। मनुष्य जहाँ निवास करता है वह भूमि अर्थ है। इसलिए पृथ्वी से लाभ प्राप्ति के बाद उपायों को दर्शाने वाला शास्त्र यानी अर्थशास्त्र। भारतीय चिंतन में मानव कल्याण का संपूर्ण रूप से विचार किया जाता है। आर्थिक प्रवृत्ति में केवल अर्थ केंद्रित न रहकर नैतिक आधार के साथ समस्त मानव कल्याण को ध्यान में रखकर की जाती है। इसीलिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र में नीति शास्त्र की छाप दिखाई देती है। बल्कि चाणक्य ने जोरदार आर्थिक विचार में सार्वजनिक एवं सामूहिक व्यवहार वाली आर्थिक प्रवृत्ति ही केंद्र स्थान में रखी है। विशेष रूप से राजाशाही में राज्य व्यवस्था, कृषि प्रधान अर्थशास्त्र में ध्यान में रखकर आर्थिक संदर्भों का मार्गदर्शन कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह था भारतीय चिंतन। बराबर। अब हम देखेंगे विदेश यानी फॉरेन कंट्री के अंदर हमें कैसे आगे बढ़ना है, या फॉरेन कंट्री के लोग अर्थशास्त्र को कैसे जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। तो पाश्चात्य अर्थशास्त्र का उद्भव और विकास। विदेशों में अर्थशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ? दर्शन शास्त्री एरिस्टोटल ओकोनोमस नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने आर्थिक चिंतन किया था। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म विभाजन और विशिष्टीकरण हुआ है, बराबर हुआ है,
कोई एक कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाए और उसमें कुशलता प्राप्त करे, उस प्रकार का ज्ञान क्षेत्र का अध्ययन और संशोधन और विशिष्टीकरण हुआ है। भौतिक विज्ञान की तरह ही सामाजिक विज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन करने के शास्त्रों को विशिष्टीकरण हुआ है। थोड़ा आगे देखें तो बहुत सारे विदेशी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को समझने के लिए परिभाषा दी हुई है। तो उसमें सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र ये संपत्ति का शास्त्र है। उसका मानना है कि उत्पादन, श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति, उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। उत्पादन करना है श्रम के माध्यम से। श्रम यानी कोई व्यक्ति काम करेगा, काम के बदले में पैसे मिलेंगे, और पैसे जब वो मिलेंगे तो उससे अनाज, चावल, भौतिक सुख सुविधाएं, घर में गाड़ी, बंगला, ये वो सब चीज़ें प्राप्त करेगा। तो उन चीज़ों को वो अर्थशास्त्र के रूप में मानते हैं। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान का दर्जा दिया क्योंकि यह एक और मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है और दूसरी ओर उसी अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है। एडम स्मिथ ने मानव के आर्थिक व्यवहारों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारंभ किया और नीति शास्त्र को आर्थिक अध्ययन से दूर रखा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में यद्यपि मानव कल्याण की बातें ही की है। उसके बाद हम देखें तो आगे एक रॉबिन्सन नामक अर्थशास्त्री है। उन्होंने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी हुई है। कोई भी शास्त्र अतः मानव जीवन के किसी मूलभूत प्रश्न या समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है। मानव जीवन के आर्थिक पहलुओं में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वैकल्पिक उपयोग वाले मर्यादित साधनों का अमर्यादित आवश्यकताओं के साथ कैसे सुसंगत करना है। उनकी जो परिभाषा है, उन्होंने ऐसा बोला है कि जीवन में हमारी जो इच्छाएं है, ज़रूरतें है, वो असीमित है। इच्छाएं, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हमारी, और वह इच्छा और ज़रूरतों पूरे करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो साधन बहुत कम है। तो इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करके अधिक से अधिक हमारी ज़रूरतों की संतुष्टि हो या हमारी इच्छा की पूर्ति हो, उसके शास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में कहा गया है। 1931 में प्रोफेसर लॉयनस रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र व्यक्ति और व्याख्या दी है। अर्थशास्त्र व्यक्ति अपनी आवश्यकता और वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बिठाता है, इस व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनुष्य की आवश्यकता अमर्यादित है, वे बार बार जन्म लेती है। इससे विपरीत आवश्यकता संतुष्ट करने के साधन मर्यादित है और वैकल्पिक उपयोग वाले हैं। इस समस्याओं के संदर्भ में अर्थशास्त्र कार्य कमी वाले साधन किस प्रकार से उपयोग किए जा सके जिससे अधिक से अधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का मार्गदर्शन मिले। सैमुअल के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। सैमुअल ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। समाज के किसी प्रकार से कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं का उत्पादन करना और उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है, जिसका अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। अर्थात सैमुअल समाज की पसंदगी और बंटवारे के प्रश्नों को अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र की विविध व्याख्याओं पर से नीचे दर्शाए मुद्दे महत्वपूर्ण 3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न परिभाषाओं को देखने के बाद। एक, अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। आर्थिक व्यवहार जिसमें पैसे की लेन देन हो, पैसे कमाना, उसे खर्च करना, बदले में चीज वस्तु या सेवा प्राप्त करना। यह वास्तवदर्शी है। यह अध्ययन किसी भी पद्धति, यह वास्तवदर्शी है। तीसरा, इसके अध्ययन की पद्धति वैज्ञानिक है, इसलिए सामाजिक विज्ञान भी है। आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति। तो आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति हम नामे के अंदर भी पढ़े हैं। आंकड़ा शास्त्र यानी सांख्यिकी हमें पढ़े हैं। अभी हमें अर्थशास्त्र में पढ़ना है, वाणिज्य शास्त्र में पढ़ना है। तो आर्थिक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? बराबर, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य वस्तु या सेवा का विनिमय के लिए आय प्राप्त करे तथा उसका खर्च करने की प्रवृत्ति करता है, जिसे आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति में 3 संदर्भ महत्वपूर्ण है: आय, खर्च, विनिमय। अर्थात आर्थिक विनिमय के लिए प्राप्त आय का खर्च करने की प्रवृत्ति अर्थात आर्थिक प्रवृत्ति। आय प्राप्त करनी है, आय को खर्च करना है, या चीज वस्तुओं का आदान प्रदान यानी विनिमय करना है। ये 3 चीजों को आर्थिक प्रवृत्ति के अंदर समाविष्ट किया जाता है।
अनार्थिक प्रवृत्ति, जिसे गैर आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं, जिस प्रवृत्ति का उद्देश्य आय प्राप्ति, खर्च करना या विनिमय करना ना हो, बल्कि इसके अलावा अन्य प्रवृत्तियों हो, उसे अनार्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। उदाहरण रूप में दया, माया, प्रेम जैसी संवेदनाओं से प्रेरित होकर जो प्रवृत्ति की जाती है उसे अनार्थिक यानी गैर आर्थिक प्रवृत्ति कहते हैं। आर्थिक प्रवृत्ति के कुछ उदाहरण देखें तो होटल में खाना खाया, खर्च करके आवश्यकता संतुष्ट की। हमें जो भूख लगी थी, वो भूख लगी थी, उसके बदले में हम होटल में गए, खाना खाया, बदले में पैसे चुकाए, तो आर्थिक प्रवृत्ति है। सिनेमा घर में फिल्म देखने गए, पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए टिकट खरीदते हैं, पैसे देते हैं, पिक्चर देखते हैं, हमें आनंद का अनुभव होता है, ये भी हमारी एक ज़रूरत है, हमारी एक संतुष्टि, इच्छा है, बराबर। खर्च करके मनोरंजन प्राप्त किया। खेत में मेहनत करना, श्रम करके उत्पादन करना। खेत में हम जो मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करके अनाज उत्पादित करते हैं और वह अनाज बाजार में बेचते हैं, पैसे मिलते हैं, तो ये भी एक आर्थिक प्रवृत्ति है। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाकर वेतन प्राप्त करना, सेवा देकर आय प्राप्त करना। कोई शिक्षक होता है जो पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता है, उसके बदले में उसको वेतन मिलता है। अभी लॉकडाउन की स्थिति है विद्यार्थी मित्रों, ये जरूरी है कि भाई स्कूल क्लासेस वगैरह सब खुले तो बच्चे की पढ़ाई रुके नहीं, अच्छी तरह से हो, पर सरकार ये बात को अभी ठीक से समझ नहीं रही है। या महामारी के कारण अन्य सभी अनलॉक 1 हो गया, अनलॉक 2 हो गया, अनलॉक 3 हो गया, अभी भी स्कूल और क्लासेसों को नहीं खोला गया है। अब देखो बाजार में कितने लोग इधर उधर घूमते हैं, बाजारों में भीड़ लगती है, सरकार को ये बातों का ध्यान नहीं है। चुनाव आ रहे, चुनाव में भी भीड़ होती है तो भी उनका ध्यान वो नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों इस बातों को रोके रखा है। इसके लिए हमें शिक्षकों को और वाली को भी यानी पेरेंट्स को भी बच्चे के भविष्य के लिए आगे आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र और व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र 1.5 5वें नंबर का पॉइंट है किताब में, पेज नंबर 4 के ऊपर। सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र, व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का अध्ययन और विश्लेषण का आधार उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। जिस अध्ययन में अर्थशास्त्र का इकाई के रूप में विश्लेषण किया जाए तो उसे सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। जिसे अध्ययन में आर्थिक अर्थतंत्र की तमाम इकाइयों का समावेश हो उसे व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र कहते हैं। किसी एक कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करें या किसी एक कंपनी द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने सुविधा या कंपनी का काम करने के तरीके वगैरह सब जाने तो उसे एकम लक्षी या फिर सूक्ष्म लक्षी इकाइयाँ या सूक्ष्म लक्षी अर्थशास्त्र कहेगा। पर पूरे भारत की कंपनियां और पूरे भारत की कंपनियां कर्मचारी को कैसी सुविधाएं देती है, उनके लिए क्या करती है, या उसके व्यवसाय कैसे है, उनकी मशीनरी कैसी, यंत्र कैसे है, ये सभी जानकारी अगर हम प्राप्त करें तो उसे समग्र लक्षी अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, यानी व्यापक लक्षी अर्थशास्त्र। वस्तु की कीमत, उसके निर्माण का अध्ययन, पेढ़ी की समतुला का अध्ययन, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता के आधार पर वेतन निर्धारण, ये सभी सूक्ष्म लक्षी अध्ययन दर्शाते हैं।